अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं करण नाज। पाकिस्तान के सियासी हालात इस वक्त ऐसा लगता है कि 9 मई के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और वाकई 9 मई का जो सानहा हुआ पाकिस्तान में, अ, उसके करने वाले, उसकी मंसूबाबंदी करने वाले वो इतनी आसानी से बच नहीं सकते। और ये बड़े वाज़ेह तौर पर पैगाम सामने आया है आर्मी चीफ की तरफ से, जो कि कहते हैं कि 9 मई के हमले के मंसूबा साजों से किसी किस्म की डील नहीं हो सकती। तो वो जो पिछले कई सारे दिनों से मुख्तलिफ बातें हो रही थी कि गालिबन डील कोई शायद हो जाए, कोई बातचीत हो जाए, कोई मुज़ाकरात हो जाए, कोई सालिसी का किरदार अदा कर दे, तो उसके ऊपर तो बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ के इस बयान ने एक क्रॉस लगा दिया है। हुकूमत ने 9 मई की तहकीकात के लिए जल्द कमीशन बना देगी। कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर क़ानून मौजूद थे और उन्होंने ये बताया, और साथ साथ ये भी बताया उन्होंने, क्योंकि लोग भी अब ये सवाल कर रहे हैं कि 9 मई का हमला हुआ पूरा 1 साल हो गया और 1 साल के बाद भी नताइज जो है, सजा देनी है नहीं देनी, वो नताइज क्यों नहीं आ रहे हैं। तो अब जो कमीशन की बात हो रही है, वजीर कानून कह रहे हैं कि जल्द वो कमीशन भी तश्कील पा जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौकफ को देखते हैं तो वो किसी भी तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन की बात होती है तब भी पीटीआई की तरफ से मौकफ आता है कि हम इसे नहीं तस्लीम करेंगे। और आगे ये भी देखना पड़ेगा कि कमीशन बन जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद इस पर पोजीशन क्या होगी। आया वो उस कमीशन के साथ तहकीकात को कबूल करेंगे भी या नहीं करेंगे। अब सवाल यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अवाम, पाकिस्तान की अवाम 9 मई के वाक़े के ऑब्वियसली खिलाफ है। कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं समझता, ये नहीं चाहता कि जो कुछ 9 मई के रोज पाकिस्तान में हुआ वो होना चाहिए था। कोई भी इसे सही नहीं समझता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मकबूलियत पर पहुंची। अब ये मकबूलियत कैसे हुई, फायदा कैसे पहुंचा, इस पर भी आज जरा प्रोग्राम में बात करेंगे। सवाल उठाएंगे कि आया क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा वाज़े तौर पर हम उनकी वो जिस तरह से एक्टिव सोशल मीडिया पर, जिस तरह से एक्टिव किरदार उनके रहनुमा अदा करते हैं, क्या वो मकबूलियत की वजह बनी, या फिर मौजूदा हुकूमत की और पिछली हुकूमत की पॉलिसीज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचा गई। मज़ाहमत से अवामी मकबूलियत में कमी होती है या फिर इजाफा होता है। आज के जो मेहमान होंगे हमारे साथ, उनसे इस पर भी बात करेंगे। साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, इनको बैकडोर मुज़ाकरात का टास्क मिल गया है। किससे मुज़ाकरात का टास्क मिला है, अगेन ये सवाल सामने आता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की तरफ से ये कहा जा रहा था, शहरियार आफरीदी साहब ने बड़ा वाज़े तौर पर ये कहा कि वो किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। पीटीआई भी बार बार ये बात करती रही कि मुज़ाकरात चाहते हैं लेकिन किससे होने चाहिए, बड़ा वाज़े तौर पर कहते रहे। लेकिन फिर 2 रोज पहले जब डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो उसके बाद पीटीआई के ही रऊफ हसन साहब ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते, हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं चाहते। इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ आपको बड़ा वाज़े तौर पर क्लियरली बता चुके हैं कि 9 मई के मंसूबा साजों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो फिर ये बैकडोर चैनल, बैकडोर राब्ते किसके लिए होंगे, आरिफ अलवी साहब को कौन टास्क दे रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा नैब अफसरान के खिलाफ कानून साजी की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। पंजाब में मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से पीटीआई की मकबूलियत का झाग क्या बैठ जाएगा, ये हैं वो आज के अहम तरीन सवालात हमारे सामने। जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे उनसे हम पूछेंगे। नईम पंजोता साहब मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ रज़ा हारून साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ साथ निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात के रहनुमा है, ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। नईम पंजोता साहब, जरा मैं आपसे बात का आगाज करना चाह रही हूँ। सर, सबसे पहले तो ये मुझे बता दीजिए कि इस वक्त बात आर्मी चीफ की तरफ से जो हुई, और 1 हफ्ता पहले तक आपकी पूरी पार्टी इस बात पर मिस्र थी कि अगर आप लोग की मुज़ाकरात होते हैं, अगर आप लोग किसी से बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इदारा है जिससे आप लोग बात कर सकते हैं। बल्कि आपके बानी ने तो एक 3 रुकनी कमेटी भी इनफैक्ट बना दी थी जो ये सारे मामला देखेगी। लेकिन जैसे ही फिर हमारे सामने डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है तो फिर आपकी तरफ से एक और स्टेटमेंट उसके ऊपर आ जाता है कि आप ये सवाल उठाते हैं बाकायदा तौर पर कि ये मैंडेट तो इस्टेब्लिशमेंट के पास है ही नहीं। वो कौन होते हैं मुज़ाकरात करने वाले? सर देखिए, बहुत शुक्रिया जी किरण, आपने मुझे मौका दिया, यहाँ पर दावत दी। बात यह है कि अगर देखा जाए ना, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं।
आप ये देखें कि जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि हमारा मुल्क जो है वो आज़ाद होना चाहिए, हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए और हम किसी के गुलाम नहीं, बराबरी की बुनियाद के ऊपर अमेरिका हो या कोई भी हम तलक रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि बाहर से कोई इंस्ट्रक्शंस दे कि अड्डे उसको दो, उसको ना दो, इसके साथ बोलो, उसके साथ ना बात करो, या आपका मुल्क के अंदर ये वज़ीर आज़म होगा या ये वज़ीर आज़म होगा, तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इमरान खान की हुकूमत रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए हटा दी गई। उसके बाद क्या हुआ, खान साहब से हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर केसेस बनाए जाएंगे और आपने देखा कि 200 के करीब केसेस बनाए गए। 9 मई से पहले बहुत सारे केसेस बन चुके थे और 9 मई के बाद 9 मई के हवाले से FIR दर्ज थी। ये नहीं था कि सारे केसेस 9 मई के बाद बने, लेकिन उससे पहले ही बन चुके थे क्योंकि खान साहब ने हमें बता दिया था कि ये केसेस मेरे ऊपर बनाएंगे। जो ही कोई केस अदालत के अंदर आता है वो नीचे ट्रायल कोर्ट तो सज़ा दे देती है, लेकिन जब हाई कोर्ट में किसी जगह के ऊपर आता है सज़ा मुअत्तल हो जाती है और आपके सामने वाज़ेह तौर पर प्रोसीडिंग्स मुख्तलिफ चलती रही हैं। जैसे साइफर केस हो जिसमें अदालत ने यह कहा कि अगर मान भी लिया जाए कि ओरिजिनल साइफर था तो 2 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं हो सकती थी, 10 साल उसमें भी सज़ा सुनाई गई। इस तरह से केसेस बनाए गए। अब इसके अंदर जब ये सारे केसेस बनाए जा रहे थे तो एक चीज़ उन्होंने करनी थी जो कि हम कहते हैं कि किस तरह से प्री प्लान किया गया, कि उन्होंने कहा जी कि अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है और अवाम निकलेगी, अवाम उसके साथ, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो क्यों ना कोई ऐसी चीज़ की जाए। देखें उससे पहले अगर देखें 18 मार्च जुडिशल कम्प्लेक्स इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ, बजाय ये कि जिन्होंने हमला किया उनके ऊपर FIR दर्ज होती, इमरान खान साहब के ऊपर और तमाम लोगों के ऊपर दर्ज हो गई 9 मई को। आप ये पूरी एक तारीख बता रहे हैं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो मुज़ाकरात की बात आप लोगों की तरफ से मुसलसल की जा रही थी कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, 3 रुकनी कमेटी भी आप लोगों ने बना दी, फिर उसके बाद DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड बाद रऊफ हसन साहब ये सवाल उठा देते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट के पास ये मैंडेट ही नहीं है। हालांकि उससे पहले आप लोग कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात होंगे, इसके अलावा जो हुक्मरान जमातें हैं या जो सियासी जमातें हैं वो तो आप लोगों की नज़र में वो चोर लुटेरे हैं, उनसे तो आपने बात ही नहीं करनी है। तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड है या ये डबल जो स्टेटमेंट्स आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं ये क्या है? क्या समझ नहीं आ रहे हैं मामलात या फिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये सवाल कर रही हूँ आपसे। देखें इमरान खान साहब की कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है, आप इमरान खान साहब की कोई ऐसी स्टेटमेंट आप नहीं दिखा सकते जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैं आर्मी चीफ से या DG ISPR से या DG ISI से या उनके साथ ही बात करूंगा, मैं और किसी सियासी जमात से बात नहीं करूंगा। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जिन्होंने डाका डाला है मुल्क के अंदर, जिन्होंने जो करप्ट और जिन्होंने हमेशा सियासत सिर्फ इसलिए की है कि वो अपने बैंक बैलेंस जदा दें और अपने ज़ाती मफादात के लिए, उनके साथ बातचीत नहीं हो सकती। अभी भी अगर आप देखें तो कल का शिबली फराज का बयान जो है आपके सामने होगा जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्होंने मैंडेट के ऊपर डाका नहीं डाला उनके साथ आ रहे हैं, उनके अलावा जी मैं आपसे कह रही हूँ वो खुद तो इस वक्त जेल में है, लेकिन उनके मैसेजेस जो है वो आप लोगों के जरिए ही कन्वे हो रहे हैं ना। और ये मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने हैं, किससे करने हैं, हम भी मिलते हैं, उनकी बहनें भी बता रहे हैं। नहीं देखें हम भी मिलते हैं, आपको पता होगा कि साफ़ी भी मिलते हैं, जो उनका पैगाम होता है वो आपके सामने आ जाता है, आर्टिकल भी है। तो किसी जगह के ऊपर आप दिखा दें कि हम में से या किसी साफ़ी ने या किसी आर्टिकल में उन्होंने कहा हो कि मैं आर्मी चीफ के साथ डील करूंगा। पंजोता साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, निहाल हाशमी साहब और रजा हारून साहब भी मौजूद है मेरे साथ। निहाल हाशमी साहब, सर ये फरमाइएगा कि आर्मी चीफ के स्टेटमेंट हमने देखा, DG ISPR का स्टेटमेंट हमने देखा, उन्होंने बड़ा दो टोक वाजे कर दिया। वो जो सारी चेमगोइयां करने की कोशिश की जा रही थी, जो अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि शायद कोई खामोशी है, शायद मुज़ाकरात हो सकते हैं, शायद मामलात आगे बढ़ सकते हैं, तो बड़ा वाजे तौर पर बता दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वजीर आजम के जो मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो ये बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, हुक्मरान जमात PMLN मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है और फिर ये होगा कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बात पंचोटा साहब ने कहा, उस बात को मैंने गौर से सुना, वो इधर उधर जा रहे थे। असल में ये बेचारे और PTI के लोग जो हैं ये अपने आदत से मजबूर हैं। ये भड़के मारते हैं कि अवाम इनके साथ है, ये हमसे बात करना चाहता है। ट्रंप जो है इलेक्शन कैंपेन लगाएगा हमारे नारे पे कि देखो जी मैं जीत के इमरान को बाहर कर दूंगा। इस तरह के इनके एक अजीब ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। शेख चिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने कि अवाम निकल गई और बस जो कुछ भी इनको सोचना था। और फिर कहा लोग हमसे बात करना चाहते हैं, इस्टेब्लिश बात करना चाहते हैं। इनके जो ऑथराइज लोग हैं वो आकर के कहते रहे
कि हम इससे नहीं, इससे बात करेंगे, हम आई से बात करेंगे, हम आर्मी से बात करेंगे, ये बात करेंगे। तो शायद ये भूल गए कि जब पाकिस्तान के लोग के मुंतखब नुमाइंदा, लोगों के मुंतखब नुमाइंदे, जिसमें सर फहरिस्त मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जब 2018 में जब जीते इमरान खान साहब, तो उन्होंने बरमला खड़े होकर के कहा पार्लियामेंट के अंदर कि आए इमरान खान, हम आज बैठ के पाकिस्तान के लिए एक मिसाक मईशत करते हैं। और बिलावल साहब ने कहा कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। जवाब में उन्होंने कहा ये चोर, ये डाकू, ये चोर, ये डाकू, हम इनसे बात करने से बेहतर है कि खुदकुशी कर लेंगे। फिर वो मुल्क से बाहर गए दौरे में, वहाँ पे उन्होंने जाकर के बातें की कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनको मैं जेल में भी कोई फैसिलिटी नहीं लेने दूंगा। जबकि आपको पता है जो प्रिजनर्स होते हैं, जैसे आज इमरान खान साहब हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के अलग कवानीन है, पक्का जो कैदी उसके अलग कवानीन है। तो उन्होंने कहा कि हम पंखे तक उतार देंगे और ये कर लेंगे और ये तो चोर है, नो वे, मैं सियासत छोड़ सकता हूँ, खुदकशी कर सकता हूँ, मगर इनसे बात नहीं करेंगे। अब उन्होंने बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए। हम कहते हैं आप बातचीत करें, जरूर करें, जो लोग बातचीत करना चाहते हैं। मुद्दा ये होना चाहिए, 2 पॉइंट है यहाँ पे। एक, बातचीत होना चाहिए इमरान खान से और उनके वकीलों के दरमियान, जो उनके केस को देखें। इमरान खान अभी बातचीत करने के पोजीशन में नहीं है, वो एक पक्के कैदी हैं, तो वो अपने अपील के ऊपर बात करें अपने वकीलों से, और उनके वकील अदालत में जाके बात करें मुखालिफिन वकीलों से। एक तो बातचीत यहाँ हो सकता है। हाशमी साहब, मुझे ये बताइए ना सर कि जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, क्या वाकई हुकूमत ख्वाहिशमंद है? एक मिनट, लेट मी फिनिश। नहीं, हमें क्या, देखिए हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है। अगर ये चाहते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, ये समझते हैं कि सियासी जमात है, तो पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में जो इनके नुमाइंदे हैं वो कंसर्न मिनिस्ट्री से बात कर ले। वो बात नहीं करना चाहें तो स्पीकर साहब के पास जाएं, जाके बात करें, कमिटीज में बात करें, मगर बातचीत का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो होना चाहिए पाकिस्तान की मईशत, माशरत और सियासत पे। ये बातचीत नहीं हो सकता है। एक आदमी इखलाकी जुर्म में जेल के अंदर है और उसके लिए पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, ये नहीं हो सकता। ना ही कोई कमीशन बन सकता है। इस पे तो एफआईआर कट गई है, इस पे तो ट्रायल शुरू हो गया है। तो अगर इनको बहुत ज्यादा है, ये जाके अदालतों से ट्रायल को फेस करें। इनको बहुत सारी जगहों पे रिलीफ मिली है। बातचीत होगी, हर किसी से होगी, मगर इसलिए होगी कि पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया जाए, मईशत को ठीक किया जाए, जमहूरी निज़ाम को बेहतर किया जाए, कोई क्रिमिनल एक्ट, और किसी से कोई बात नहीं। रजा हारून साहब, सबसे पहले ये फरमाएं कि बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि 9 मई के जो मंसूबा साज हैं उनके मामले पर मिट्टी पाव नहीं हो सकता। फिर ये भी हमने देखा कि जिस वक्त गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बातें हो रही थी तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ इत्तेहाद करने की ख्वाहिशमंद थी। बड़ा क्लियरली पीपल्स पार्टी ने ये मैसेज कन्वे किया कि आप आए, हम साथ इत्तेहाद बनाते हैं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है। लेकिन वो तो हुआ ही है कि फिर उन्हीं की तरफ से इनकार हो गया, वरना आज तो वो आपके इत्तेहादी होते। रजा साहब, थैंक यू वेरी मच किरण। एक अच्छा पॉइंट है। सबसे पहले तो इस बात पे हम सब मुत्तफिक हैं कि 9 मई का जो सानिया 9 मई है वो एक दहशतगर्दी का और क्रिमिनल वाक़या है। बदतरीन रियासत के इदारों के ऊपर सियासी जमातों के कारकुनों और उनके लीडरान ने एक तरीके से चढ़ाई की, और हमने ये देखा कि 9 मई के रोज़ मखसूस शहरों में, मखसूस इलाकों में सिर्फ फ़ौजी तनसीबात या फ़ौजी दफातर या फ़ौज से रिलेटेड जो इमारतें हैं उनका रुख किया गया। हमने किसी थाने पे कार्रवाई होते नहीं देखी। तो एक बड़ा प्लान्ड, अब उसमें कौन शामिल हो गया, किसने कहा, जब हजूम मजमा आप कोर कमांडर हाउस के पास लगाओगे मेरे भाई, तो तब वहां पे कोई मसला पैदा होगा ना। वहां जमा ही क्यों हुए थे, वहां क्या करने गए थे, आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं? तो नंबर 1 बात थी, तो उसमें तो क्लैरिटी के मुजम्मत है और उसकी तमाम लोगों की जो है वो इनको सजा होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब ने इंतखाबात के बाद जो पार्टियां इलेक्शन जीत कर असम्बली में आई थी उस हवाले से ये बात की थी। जमहूरियत में ऐसा ही होता है, जब इंतखाबात हो जाते हैं तो एक नंबर गेम होता है, और चूंकि इनका क्लेम भी यही था इस पार्टी का कि नंबर इनके सबसे ज़्यादा हैं, तो उनको ये ऑफर दी गई थी कि भाई चलें ठीक है,
और इख्तियार 180 नहीं बनाए जाते। सबसे पहले आप कोशिश कर लें, सबसे पहले आप कोशिश कर लें। तो इन्होंने कोशिश ही नहीं की तो बात आगे नहीं बढ़ सकी। फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट के खिताब से कहा ना कि यार पोलराइजेशन बहुत हो गई है, आपकी लड़ाई झगड़े की वजह से इस मुल्क में अफरा तफरी का आलम है, सियासी अदम इस्तेकाम है, आइए मिलकर बैठते हैं और बात करते हैं। तो आइए मिलकर बैठते हैं और बात करने का मतलब हुकूमत साजी नहीं है भाई, मुल्क और कौम की खातिर, इस रियासत की खातिर मिलकर बैठने की बात की गई, चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन की बात की बिलावल साहब ने। तो सारे गुड जेस्चर्स हैं ना, सारे ऐसे जेस्चर्स हैं जो जमहूरियत में होते हैं। लेकिन साथ साथ वो ये बड़ा क्लियरली फरमा रहे हैं चेयरमैन साहब, बिलावल साहब, कि जो इसके मंसूबा साज हैं और जो इसके मास्टर माइंड्स हैं उनको सजा तो होनी है ना। क्रिमिनल एक्ट हुआ है ना, या तो ये कहते हैं कि आग नहीं लगी, या तो कहते हैं जिनाउज में नहीं घुसे, वहां एक वाकया हो गया, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और दो कानून नहीं हो सकते। पॉपुलैरिटी इज नॉट ए जस्टिफिकेशन टू कमिट अ क्राइम एंड देन से कि हम इनोसेंट है। पॉपुलैरिटी वहां पे नहीं आती। मुल्क का सबसे मकबूल आदमी कोई जुर्म करे, कोई मर्डर कर दे, कोई सिग्नल तोड़ दे, तो क्या उसकी पॉपुलैरिटी लाइसेंस है उसके लिए इस काम की? नो, नेवर। तो ना क्या वो अगर एक आदमी 10,000 का मजमा जमा कर सकता है तो उसको कत्ल करने की इजाजत दे दी जाए? क्या एक आदमी अगर 1 लाख का मजमा जमा कर सकता है और नारे लगवा सकता है तो क्या उसको हम हमलों की और तंसीबात पर चढ़ाई की इजाजत दे देंगे? ऐसा तो नहीं होता ना। ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है कि हम पॉपुलर हैं। भाई आप पॉपुलर होंगे, लेकिन ये पॉपुलैरिटी आपको लाइसेंस नहीं देती खान साहब, ना आपके लोगों को ये लाइसेंस देती। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नहीं पंजोता साहब, आरिफ अलवी साहब ने बानी से मुलाकात की है। खबरें हैं कि बानी ने उन्हें बैकडोर मुज़ाकरात का टास्क दिया है। पहले भी जब वो ऐवान सदर में थे तो उन्होंने पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में फुल का किरदार अदा किया था। क्या वाकई ऐसा है सर? देखिए, बात यह है कि इस हवाले से मुझे कोई इस तरह की कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ तंजीमी हवालों से कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो सौंपी हैं ज़रूर। आज भी जब सवाल किया गया, क्योंकि उमर अयूब साहब और सारे पॉलिटिकल लोग सारे वहां पर मुलाकात में मौजूद थे, तो जो पार्टी की तरफ से एक बात आएगी कि उनको क्या जिम्मेदारी दी गई है वो ज़्यादा बेहतर होगी। दूसरी बात मुज़ाकरात की बात, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने किसी फौज से बात की हो, उससे बात की हो, देखिए जी बिल्कुल उनको जिम्मेदारी दी है खान साहब ने, कोई तंजीम के हवाले से दी है। क्या जिम्मेदारी किस किस्म का? देखिए, इस हवाले से कोई ओहदे के हवाले से आज भी एक सवाल किया गया कि क्या उसे चेयरमैन बना रहे हैं, तो इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं हुई। जो भी फिर जिम्मेदारी वो आपके सामने आ जाएगी, नोटिफिकेशन की सूरत में आ जाएगी। अच्छा निहाल साहब, ये फरमाइएगा सर कि अभी जैसे कि मंजूदा साहब बात कर रहे हैं आरिफ अलवी साहब के हवाले से कि उनको कोई ना कोई पार्टी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन क्या वो देखना होगा। आप ये बताइए कि आपको लगता है कि आरिफ अलवी साहब वो कर सकेंगे जो वो ऐवान सदर में बैठकर नहीं कर सके थे? जिस तरह की अभी बातें हो रही हैं बैकडोर चैनल के हवाले से कि बात की जाए, मुज़ाकरात किए जाए, कर सकेंगे वो ये सब? नहीं, देखिए आरिफ अलवी साहब क्या कर सकेंगे। आरिफ अलवी साहब के साथ तमाम मादरत के साथ, एहतराम के साथ, उन्होंने अपना आप बता दिया गुज़श्ता 5 सालों के अंदर कि वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनके जो तर्ज अमल था उसमें बड़ा फर्क था। वो बसा औकात पाकिस्तान के में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ज्यादा अपने पार्टी के तर्जुमान के तौर पे काम कर रहे थे। तो और वो फिर क्या बात करना चाहते हैं? आए आके बात करें कि जनाब जो 9 मई को हुआ वो गलत हुआ, इससे पहले जो हमने 2013, 14, 15 में किया वो गलत हुआ। जो हमने कहा कि हुंडी से पैसे भेजा जाए वो गलत हुआ। हमने जो कहा गैस और बिजली के बिल को आग लगाया जाए वो गलत हुआ। हमने जो धरना दिया चौके, उन्होंने अभी पंचोटा साहब ने कहा कि पुरअमन लोग थे, हमने एक गमला नहीं तोड़ा। जनाब गमला तो छोड़े, आपने सुप्रीम कोर्ट में सलवारें सुखाई हैं। हमने सबने देखा है कि पीटीवी को कैसे आपने रैंसैक किया। हमने सबने देखा है कि वो जो एसपी थे जनोजो साहब, उसके साथ क्या तशद्दुद आमेज रवैया किया। हमने सबने टीवी की आंखों से देखा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को कैसे कब्जा किया। हमने सबने देखा है कि डी चौक में कैसे घेरा गया और कब्र खोदा गया अपने कजन ब्रदर के साथ मिलकर के। तो ये सारा कुछ हमने देखा है। हमें देखा है आप फूल की बात कर रहे हैं, आपने जमीन खोद दी थी। गमला टूटने की बात कर रहे हैं, आपने हर चीज तोड़ दिया था। तो मैं ये समझता हूं कि अब भोले ना बने। हाँ, इंतजार करें वक्त का, नेचुरल जस्टिस होगी। यहाँ में अदालत भी है, यहाँ पे माशरा भी है, यहाँ पे पार्लियामेंट भी है, जो बेकसूर है सियासत के। सही, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। रजा आलम साहब, सर केपीके की अगर सिचुएशन की हम बात करते हैं, वहां पे वजीर आला जैसे ही ओहदा संभालते हैं तो सबसे पहले वो 9 मई के हवाले से
बात करते हैं, केसेस के हवाले से बात करते हैं, फिर अभी उनका एक और स्टेटमेंट आ जाता है गवर्नर राज के हवाले से बात करें कि अगर गवर्नर राज लगाने की कोशिश की गई तो गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लेंगे। तो क्या क्या समझते हैं आप सर, वहां पर जो सिचुएशन है केपीके में, गवर्नर आपके हैं, सदर भी आपके हैं, तो इसमें अगर ये गवर्नर राज की तरफ सिचुएशन जाती है तो सबसे बड़ा किरदार इसमें आपका होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। कैसे देखते हैं सर उनके बयानात को? नहीं नहीं, ये इसको सियासी ये होगा ही नहीं किरण। ये गवर्नर हाउस की तरफ है, इस्लाम की तरफ है, इसका मतलब ये रियासत पर हमला कर रहे हैं। गवर्नर हाउस पीपल्स पार्टी का नहीं है, स्टेट का हाउस है। इनका दिमाग दुरुस्त नहीं है जो बातें करते हैं। ये आए तो ये रियासत के किसी इदारे पे हमला करने का ये बोलना भी नहीं चाहिए था इनको। अपना ओथ पढ़े, ये जिस ओथ के साथ है, ये पीपल्स पार्टी पे हमला नहीं होगा किरण, ये रियासत पर हमला होगा। ठीक है, अगर इन्होंने एक बात की कि जी हमारे लिए किसी ने मजम्मत नहीं की, हमारे लोग गिरफ्तार हुए, तो क्या फिर आप चढ़ाई कर देंगे? और पार्टियों पे क्या जुल्म नहीं हुआ? पीपल्स पार्टी पे, एमक्यूएम पे, मुस्लिम लीग पे क्या जुल्म नहीं हुआ? उनके लोग क्या अरेस्ट नहीं हुए? उन पे क्या ऑपरेशंस नहीं किए गए? क्या उन लोगों ने जाकर रियासत के इदारों पे हमला कर दिया, कोर्ट्स पे हमला कर दिया, पार्लियामेंट पे हमला कर दिया? किसने किया? लोगों के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को, भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। क्या पलट के किसी कोर कमांडर हाउस पे हमला किया गया? मतलब आपके हक में किसी ने बयान नहीं दिया तो आप गवर्नर हाउस पे हमला कर देंगे? इनकी सोच देखें आप, ये वो सोच है, ये वो माइंडसेट है किरण, जो 9 मई को सामने आ गया ना, जब चेयरमैन इनके अरेस्ट हुए। अच्छा अरेस्ट हुए, बुरा अरेस्ट हुए, खराब अरेस्ट हुए, अदालत उसका नोटिस लेती, फैसला करती, आप बाहर निकले और चेयरमैन ने खुदा के कहा ना, जब रेंजर्स मुझे अरेस्ट करेगी तो रिएक्शन कहां पर होगा? ये इनका बयान नहीं है क्या सारा वक्त ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ये कहते नहीं रहे कि मुदाखलत करो मेरे लिए, मुदाखलत करो मेरे लिए? जब उन्होंने मुदाखलत नहीं की और न्यूट्रल रहे तो उन्होंने उनको जानवर कहना शुरू कर दिया। क्या सारा वक्त जहन साजी नहीं गई चेयरमैन ने? क्या सारा वक्त ये बोलते नहीं रहे, चौकीदार को बोलते रहे? क्या क्या नहीं बोला इन्होंने, नाम लेके बात की इन्होंने, जहन साजी की ना। आज इनका अपना जो असूल तय किया था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, तो मैं आज ये कह रहा हूं 2 नहीं 1 पाकिस्तान होंगे ना। अगर आपने एक जुर्म किया है तो उसकी सजा आपको मिलेगी, और उसका फोरम है अदालत। मुज़ाकरात की जहां तक बात है किरण, किसने इनको ऑफर किया मुज़ाकरात की सिवाय सियासी रहनुमाओं के? ये जहां मुज़ाकरात करना चाहते हैं उन्होंने तो कल क्लियरली अपना वर्जन दे दिया ना कि हमसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी कह रही है मुज़ाकरात करो, मुस्लिम लीग नून कह रही है मुज़ाकरात करो, सब कह रहे हैं मुज़ाकरात करो, पार्लियामेंट में करो, पार्लियामेंट से बाहर करो। ये मुज़ाकरात के लिए जब टीम अनाउंस करते हैं तो एस्टेब्लिश करते हैं, बोल के करते हैं। ये जो उन्होंने 3 रुकनी टीम बनाई थी इससे पहले, बोल के की थी ना कि मुज़ाकरात तो हम चीफ ऑफ स्टाफ से करेंगे या डीजीआई से करेंगे। अभी तो बोला इन्होंने, तो ये सियासी तौर पे ये सियासी पार्टी कहाँ है? जहां ये खुद ऑफर कर रहे हैं वहां से मुज़ाकरात करने नहीं है वो, और जहां ख्वाहिश है लोगों ने मुज़ाकरात करने नहीं। सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगेन फिर वही आ जाता है कि आखिर मुज़ाकरात करना चाहते किससे हैं? और ये जो एक बहरान की सिचुएशन है, या जो एक सिचुएशन इस वक्त है पाकिस्तान की, उसमें फिर हालात में बेहतरी कैसे आएगी, तब्दीली कैसे आएगी कि अगर एक जमात है जो कि उस जोन से नहीं निकलना चाह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद थे, नईम पंजोता साहब, रजा हारून साहब और निहाल हाशमी साहब। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। कुछ इत्तलात, कुछ खबरें आ रही हैं ऐसे कि शायद इंतखाबी निशान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी खतरे में पड़ सकती है। तहरीक इंसाफ का जो तीसरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है वो भी मुस्तरद हो सकता है। तहरीक इंसाफ का बतौर सियासी जमात नामो निशान मिट सकता है, और पार्टी की असर नौ रजिस्ट्रेशन अगर करवानी पड़ती है तो फिर ये भी एक यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल सामने आ जाएगा कि क्या ये बानी के नाम पर दोबारा रजिस्टर हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। तो कुछ इत्तलात आ रही हैं इस पर। मजीद बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है कंवर दिलशाद साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हीं से इन बातों के जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम कंवर दिलशाद साहब, सबसे पहले तो सर ये फरमाइए कि इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर ऑब्वियसली एतराजात उठा दिए हैं, और आप कहते हैं कि पीटीआई के पास ये आखिरी मौका था, अब कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो सर फिर सवाल ये है कि अब होगा क्या आगे? इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन क्या ले सकता है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट 208 के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक फैसला सुना दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपने 3 बार कराए, लेकिन उस पार्टी का वजूद ही नहीं है, उस पार्टी का कोर कमेटी नहीं है,
इसके साथ साथ उनके वर्किंग कमेटी नहीं है, जनरल काउंसिल नहीं है। इसके साथ साथ एक बड़ा खास एक बनती है, एक तरीकाकार होता है कि बाकायदा कोर कमेटी हो और साथ उसके वर्किंग कमेटी भी हो और जनरल काउंसिल भी हो। तो वो जो तमाम ये चीजें उसका वजूद ही नहीं है, तो किस पार्टी ने, किस बॉडी ने इंतखाब करवाया आपका ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन? तो इस लिहाज से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो था का मामला इलेक्शन का वो मुस्तरद कर दिया, कानून करार दे दिया। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक सेक्शन 208 के तहत अब इसकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुकी है और वो सेक्शन 215 भी लागू होता है। तो ये तमाम देखते हुए हमें ये नजर आ रहा है कि बाहर अपनी सियासत करते रहें, उसमें बाकायदा तहरीक इंसाफ का नाम भी आएगा, लेकिन अब कानूनी तौर पर कोई चेयरमैन का, सेक्रेटरी जनरल का, वर्किंग कमेटी का कोई वजूद नहीं है। और लेकिन अब इसके मुतबादिल जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है और तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता तमाम अरकान जो है इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करके एक पार्लिमानी जमात का हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बाकायदा पार्लिमानी जमात तस्वर कर लिया है। तो अब इसका मुतबादिल तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म हो चुका है। अब अगर ये चौथी मरतबा अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे तो इलेक्शन कमीशन का बुनियादी जो मुतालबा नहीं बल्कि फैसला है कि आप ये बताएं कि आपका पार्टी का वजूद किधर है। तो इस लिहाज से आप मेरे निगाह में कानून को देखते हुए इनको असरे नौ तहरीक इंसाफ की पार्टी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। सर, इलेक्शन कमीशन के जराये कहते हैं कि पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन एक्ट के सेक्शन 208 के शेक 5 के तहत एक्शन लिया जा सकता है। इसमें तो शो कॉज और जुर्माने का भी जिक्र है, रजिस्ट्रेशन खत्म होने का नहीं है। तो क्या जुर्माने के बाद पीटीआई के पास फिर कोई चांस है, कोई चांस मिल सकता है? अगर जुर्माना करें या को जुर्माना करना होता है जैसा फिर उनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जरूरत ही ना पेश आती, फिर बाद में 6 महीने बाद करवाते, जुर्माना करते, पार्टी का इंतखाबी निशान मिल जाता। अब इनको इलेक्शन कमीशन ने अपना अब एक सही एक वाज़ह तौर पर उन्होंने अपना फैसला सुनाना पड़ेगा और बल्कि इन्होंने अखबारात के जरिए अपने जराये के मुताबिक तो उन्हें खबर जारी कर दी है, आंधिया दे दिया है कि अब तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के रिकॉर्ड में कोई वजूद नहीं रहा। तो लेकिन बहरहाल अब अगर एक तरीकाकार ये होता है कि एक पार्टी की सरबराह जो है वो इसको फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर करे और वो सेक्शन 215 इसको बाकायदा इनको आईनी और कानूनी इजाजत देता है। सर, आपके मुताबिक पीटीआई को इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 202 के तहत पार्टी के असर नौ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगी। अगर ऐसा होता है सर, तो पार्टी खान साहब के नाम पर तो नहीं, फिर किसी और के नाम पर होगी, क्योंकि वो तो सजा याफ्ता है। जहर है, अगर असर पार्टी की रजिस्ट्रेशन की गई तो फिर तो इमरान खान का उसमें नहीं जिक्र आएगा, क्योंकि इमरान खान नाइल हो चुके हैं और वो किसी पार्टी के उहदेदार नहीं मुकर्रर हो सकते, मुंतखब नहीं हो सकते, उसको सजा हो चुकी है, नाइल हो चुके हैं। लेकिन हमारी अदलिया हमेशा रिलीफ देती आई है, सियासी जमात का मामला है, आइन का आर्टिकल 17 भी सामने रखा जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल को देखते हुए इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करनी चाहिए और जो अपील करेंगे तो सारी चीजें जो हैं इंटर पार्टी इलेक्शन, इंतखाबी निशान और जो दीगर सारे जो मामलात है, सेक्शन 205 है, 208 है, 209 है, तो ये सारी चीजें जो हैं उसमें चल जाएगी। लेकिन अब एक और बड़ा अहम मसला अभी तक ज़ेरे गौर नहीं आया है, लेकिन ज़ेरे समाअत तो है इलेक्शन में पाकिस्तान के, वो है फॉरेन फंडिंग केस। तो फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन 2 साल पहले इनकी तमाम जो फॉरेन फंडिंग जो थी उसको करार दे दिया था कि इन्होंने फॉरेन फंडिंग की बाकायदा मुर्तकब हुए हैं। उसके तहत सेक्शन 204 के तहत जब फॉरेन फंडिंग जब्त हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जब्त कर लेगा उसको भारतीय सरकार सेक्शन 204 के तहत, तो पार्टी का वजूद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। सर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट से एक अबूरी रिलीफ मिला है। हुकूमत कहती है कि ये सीट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल सकती हैं, ना इन्हें खाली छोड़ा जा सकता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा कानून में तरमीम का कह सकती है। सर, क्या कहते हैं आप? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्लिमानी जमात की हैसियत से सामने आ गई है। उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 मई के 3 रुकनी बेंच ने बड़ा अहम फैसला करते हुए कि ख्वातीन की और मिनॉरिटी की वो नशिस्तें जो इलेक्शन कमीशन ने 1 मार्च को दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी थी, सेक्शन 104 के तहत उस फैसले को मुअत्तल कर दिया। और जब उसके खिलाफ बाकायदा पेशावर हाई कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच था उसके फैसले को मुअत्तल कर दिया और इसलिए फिर कहा गया है कि ये
तमाम सीटें जो है इसका फैसला लार्जर बेंच करेगा। जब तक लार्जर बेंच 3 जून के बाद जो फैसला करेगा, इस दौरान इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वो तमाम ख्वातीन जो 1 मार्च के बाद जिनको तकसीम की गई थी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में, वो मुअत्तल कर दी गई है। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी हुक्म जारी किया है कि ये जो ख्वातीन की या मिनॉरिटी की जो नशिस्तें हैं, तो वो बाकायदा वो किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकते। सर, अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए कम अज कम 1 सीट जीतना लाजमी है। अटॉर्नी जनरल ने भी इन दलाइल से इत्तेफाक किया है। सर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहती है कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद वो पार्लिमानी पार्टी बन चुके हैं, तो उनको ये सीट्स दी जाएं। कंवर साहब, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की ये जो दलील है कि आपकी एक सीट होनी चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दी। अब ये तमाम फैसले 3 जून के बाद आएगा। लार्जर बेंच होगा 5 रुकनी या 7 रुकनी, लार्जर 5 रुकनी जज बेंच होगा। वह पूरी आइन की इंटरप्रिटेशन भी आ जाएगी। सेक्शन 104 और आर्टिकल 51 की तमाम इंटरप्रिटेशन सामने आ जाएगी। उसमें ये नजर तो यही आ रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें मिल जाएंगी। अगर किसी वजह से ना मिल सकी तो फायदा तो फिर गवर्नमेंट को भी नहीं हुआ, उसको खत्म कर देंगे, मुअत्तल कर देंगे कि किसी पार्टी को भी ये सीटें ना दी जाए। तो फिर तो वो जो उसकी तादाद जो है हुक्मरान जमात की तो कम हो जाएगी ना। वो तो एक ही बात है, फिर तो फायदा नहीं पहुंचेगा हुक्मरान जमात को। सुन्नी इत्तेहाद को एक किस्म इनडायरेक्ट फायदा पहुंच गया कि उनकी जमात के रुकन जो है वो किसी पार्टी में मेंबर नहीं बन सकेंगे, नशिस्तें नहीं ले सकेंगे। लेकिन बहरहाल फैसला बहुत अहम आएगा और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एक बहुत बड़ी फतह हासिल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया गौर दिलशाद साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से बात करते हैं, जो कि 31 लाख ताजिरों की रजिस्ट्रेशन करवाने का हदफ रखा गया था, लेकिन अभी तक जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं, कैन यू इमेजिन, 200 से भी कम ताजिर हैं जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से जिनके आदाद शुमार या नंबर से सामने आए हैं। अब सवाल ये है कि कारोबारी हजरात, ये जो ताजिर दोस्त स्कीम है, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने से गुरेजा क्यों है? ताजिरों के लिए कम से कम एडवांस टैक्स की जो मद है वो 1200 रुपए मुकर्रर की गई थी। वजीर खजाना कह रहे हैं कि जो ताजिर दोस्त स्कीम है उसको कामयाब बनाने के लिए इक़दामात किए जाएं। क्या इक़दामात होने चाहिए और ताजिर क्यों गुरेजा हैं, क्यों इस सिलसिले में या इस रजिस्ट्रेशन में नहीं आना चाह रहे हैं, या अभी तक हमें ऐसा नजर आता है कि शायद विल नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है? इस पे बात करने के लिए मुझे नईम मीर साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं ताजिर दोस्त स्कीम के, ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये फरमाइएगा सर कि ये जो ताजिर दोस्त स्कीम है, ये मुल्क भर से 31 लाख ताजिरों की रजिस्ट्रेशन की जानी थी, लेकिन जो नंबर आ रहे हैं सामने वो तो बड़े बड़े खतरनाक है सर। 200 से भी कम हमारे सामने रजिस्ट्रेशन आ रही है। तो क्या वजह है इसकी? क्यों ताजिर रजिस्ट्रेशन करवाने से कतरा रहे हैं, नईम साहब? देखिए जी, बात ये है कि जो ताजिर दोस्त स्कीम है, इसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज ऐसे हैं जिसकी मैंने निशानदही की है। जो अभी हमारे लास्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें तमाम चीफ कमिश्नर्स शामिल थे और उसमें मेंबर इनलैंड रेवेन्यू जो हैं, मेंबर ऑपरेशंस भी शामिल थे। तो उसमें मैंने उन नकाइस की निशानदही की थी कि अगर इस ताजिर दोस्त स्कीम को हमने कामयाब बनाना है तो हमें ये नकाइस दूर करने पड़ेंगे। वैसे तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन अगर इन नकाइस को दूर ना किया गया जिनकी मैंने निशानदही की है, तो मेरा ख्याल है कि फिर इसको ताजिर जो है वो इसको ताजिरों की जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है वो इसको कबूल नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक सर, आपका एक स्टेटमेंट गुजरा है नजर से। आप इसमें कह रहे हैं कि जो ताजिर इस स्कीम में खुद को रजिस्टर करवाएगा उसके खाते खुल जाएंगे और आइंदा भी फिर पूरी तफसीलात जो है वो उसके साथ टैक्स रिटर्न जमा करवाना पड़ेगा। तो क्या सर ये जरूरी नहीं है कि जो ताजिर जितना कमाए टैक्स भी उतना ही अदा करे, नईम साहब? देखें, बात यह है कि एफबीआर के पास इख्तियार मौजूद है नॉर्मल हालात में भी कि वो किसी भी ऐसे शख्स को जिसकी आमदन है और वो एफबीआर के क्राइटेरिया में फिट आता है तो उसको वो नोटिस जारी कर सकते हैं और उसको वो जबरी टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में तो किसी ताजिर दोस्त स्कीम की ज़रूरत ही नहीं है।
FBI के पास इख्तियार है, FBI के पास फील्ड में अमला मौजूद है, FBI इन्फोर्समेंट कर सकता है, तो वो तो किसी भी ऐसे शख्स को नॉर्मल रजीम में रजिस्टर्ड कर सकता है। तो उसके लिए ताजर दोस्त स्कीम का या किसी और नाम का सहारा लेने की तो ज़रूरत नहीं है ना। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर हमने एक स्कीम को लॉन्च करना है तो उस स्कीम के अंदर हमें ताजरों को कुछ बेनिफिट जो है वो भी दिखाना है और हमने उनको कुछ इंसेंटिव दिखाना है। अगर नॉर्मल ही तरीका इख्तियार होना है और पिछले 5 साल के हमने लोगों के खाते खोलने हैं, उन्हें ऑडिट नोटिस जो हैं वो अपने जारी करने हैं और आइंदा के लिए भी वो जो है वो FBI के नोटिस का शिकार हो सकता है, तो फिर ये स्कीम तो ना हुई, ये तो एक नया विदहोल्डिंग टैक्स है या नया एडवांस टैक्स है। तो इसमें ना फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज है, यानी टैक्स अदा कर देने के बाद भी उसे नॉर्मल तरीके से अपनी टैक्स रिटर्न को अगर जमा करवाना है तो फिर बेहतर यह है कि उसे स्कीम ना दें, उसे कहें कि जी तुम वैसे ही नॉर्मल तरीके से टैक्स रजीम का हिस्सा बनो। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। नईम साहब, आपने चंद दिन पहले FBI हुकाम से मुलाकात की और आपने कहा कि अगर इस स्कीम को कामयाब बनाना चाहते हैं तो इसमें कुछ तरमीम करनी पड़ेगी, बल्कि बड़ी तरमीम करनी पड़ेगी। तो सर क्या क्या तरमीम है और आपकी इस ख्वाहिश पर FBI हुकाम ने क्या मौक़िफ़ दिया सर? देखिए जी, मैंने जो अपनी तरफ से तरामीम तजवीज़ की हैं उसमें मैंने फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज की बात की है कि जो भी टैक्स ताजर से लिया जाए वो फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज हो और उसके बाद उसको ना पिछले 5 साल का नोटिस आना चाहिए और ना ही उसको मौजूदा बिजनेस के ऊपर उसको जो है वो नोटिस आना चाहिए अगर जो इसके अंदर रज़ाकाराना तौर पर रजिस्टर्ड हो जाता है। मैंने ये भी तजवीज़ दी थी कि जो मौजूदा रजिस्टर्ड दुकानदार या ताजरान हैं उनको इस स्कीम का हिस्सा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एडवांस टैक्स है। तो FBI के कानून और उसके तरीके के मुताबिक उन लोगों ने भी स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड होना था जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। तो मैंने कहा था उनको तो इससे इस्तिस्ना मिलना चाहिए और इसके साथ साथ जो ताजर टैक्स अदा करे तो उसकी एक इम्प्यूटेबल इनकम होती है जिसके नतीजे में उस ताजर की जो मनी है वो वाइट हो जाती है, यानी उसकी आमदन का इजहार हो जाता है। तो मैंने ये भी एक तजवीज़ दी कि ये इस स्कीम के अंदर इम्प्यूटेबल इनकम जो है वो नहीं बन रही और ताजर के पास जो है वो वाइट मनी नहीं आएगी, तो जिसकी वजह से ताजर को परेशानी होगी। तो हमें ये भी एक प्रोविजन इसके अंदर रखनी चाहिए। और फिर आखिरी बात थी वो ये कि इसमें जो ताजर की जो इनकम का इजहार किया गया या इनकम बनाई गई है वो उसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी के किराए को बुनियाद बनाकर बनाई गई है। तो मेरे ख्याल में ये कुछ अच्छी चीज नहीं थी, क्योंकि एक कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यूएशन भी FBI का टेबल खुद ही करता है कि उसकी कीमत क्या होगी और फिर उसके किराए का तयन भी अगर FBI खुद ही कर लेगा कि 10% जो है वो किराया होगा उसका सालाना और फिर उस किराए को उसकी इनकम तस्वुर कर लिया जाएगा और उस इनकम को नॉर्मल स्लैब रेट्स पर टैक्स कर दिया जाएगा, तो ये जो है ये चीज जो है ये जस्टिफाइड नहीं है। तो इसको भी तब्दील होना चाहिए। एक नया फार्मूला मैंने दिया है जो मैं अभी उसका इजहार नहीं कर सकता, तो वो मैंने एक फार्मूला FBI को दिया था कि ये ज्यादा आसान होगा। एक और हमारे कानून में प्रोविजन मौजूद है कि हम 6 लाख रुपए तक आमदन के हामिल ताजरों को जो है वो बहुत छोटा तरीन ताजर तस्वुर करते हैं और हम कहते हैं कि हम इनकी इनकम्स पे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन इस स्कीम के अंदर जो है वो ताजर जिनकी जो है वो 6 लाख रुपए से कम आमदन का इजहार होगा तो उन्हें भी कम से कम 1200 रुपए का माहाना टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ये तो वैसे ही अनजस्ट है कि जिनको वैसे ही कानून के तहत छूट हासिल है हम उनको भी टैक्स करने जा रहे हैं। तो ये वो स्कीम के कुछ नकाइस थे, कुछ इसके अलावा भी थे जो मैंने वो नकाइस जो हैं वो बयान किए हैं। नईम साहब, हुकूमत ने आपको इस स्कीम का चीफ कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया, तो जिस वक्त सर ये स्कीम डिजाइन हो रही थी क्या आपसे इनपुट नहीं लिया गया? और चीफ कोऑर्डिनेटर मुकर्रर होने के बाद सर आपकी कोई मुलाकात वजीर खजाना से या वजीर आजम से हुई है? आपने उनको इन चीजों से आगाह किया है? जी, मुझे चीफ कोऑर्डिनेटर तो तब बनाया गया था जब ये स्कीम जो है ये शायद फेल हो चुकी थी या वो चल नहीं पा रही थी उस वक्त, तो मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने FBI हुकाम के साथ जब मीटिंग्स की और मैंने सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया तो उसमें जो मैंने अपने ख्यालात थे उनका इजहार कर दिया और अपनी तजावीज़ दे दी। और अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात की दरख्वास्त की है और मुझे अभी उन्होंने टेंटेटिवली कुछ टाइम दिया है
क्योंकि उनकी भी पिछले दिनों बहुत गुनागो मसरूफियात रही हैं। तो मैं सारी सूरत हाल से प्राइम मिनिस्टर साहब को आगाह करूंगा और उन्हें मैं बताऊंगा कि सर ये फ्लॉज हैं और ये नकायस हैं इस स्कीम के अंदर, और फिर जिस तरह वो हमें गाइड करेंगे फिर हम उसके मुताबिक फिर आगे चलेंगे। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच नईम मीर साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।